Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Afternoon, sir. लास्ट क्लास में क्या डिस्कस हुआ है भाई? Sir, mixed grouping of cells, voltmeter, ammeter, potentiometer. पोटेंशियोमीटर हो गया? और सर एक ही पॉइंट हुआ है, वो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सिखाया था, L by L naught into E naught. अच्छा अच्छा अच्छा। तो आ गया कुछ तो लास्ट क्लास में हम लोग पोटेंशियोमीटर के बारे में बातें कर रहे थे और उसमें आपको बताया गया कि अगर पोटेंशियोमीटर का यूज करना है तो आप इसका यूज करके किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, है ना। और इसके लिए एडवांटेज क्या था कि वोल्ट मीटर में आप नियर टू द एक्चुअल मेजरमेंट परफॉर्म कर रहे थे, ठीक ना। लेकिन पोटेंशियोमीटर में आपका कोई करंट चूंकि डिवाइड नहीं होती है सोर्स का, नल पॉइंट पे आप मेजरमेंट को लेते हैं तो करंट का डिवीजन नहीं होता है, इस वजह से आपका एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट ये इंस्ट्रूमेंट परफॉर्म करता है विद इन लिमिट ऑफ मेजरमेंट के कुछ लिमिटेशन होते हैं, वो लिमिटेशन को छोड़ दिया जाए तो उस एरर को छोड़ दो तो निश्चित रूप से ये मेजरमेंट में एक्यूरेसी जो होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है ना। Yes, sir. अब आओ दूसरी बात करते हैं, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ द गिवन सेल। पोटेंशियोमीटर का यूज करके हम लोग सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं कि दो सेल जो गिवन होंगे उनके ईएमएफ का क्या रेशियो होगा, दैट कैन बी जज विद द हेल्प ऑफ द पोटेंशियोमीटर सर्किट, ठीक है। सर्किट क्या बनानी है इस एक्सपेरिमेंटेशन में, ये हम पूरा पोटेंशियोमीटर का वायर एक साथ एक स्ट्रेट वायर के रूप में दिखा दे रहा है, ठीक है। तो ये जो जिगजैग होता है साइड में आपको कनेक्शन कॉपर स्ट्रिप का होता है, उसकी जगह पे हमने स्ट्रेट वायर कनेक्शन दिखा दिया, ठीक। अक्सर करके आपको बुक्स में भी या फिर जो है पेपर में भी जो आएगा तो पोटेंशियोमीटर का ओरिजिनल शेप ना बना के ऐसे वायर बना दिया जाएगा, ठीक है।
तो ये पूरे वायर का एक साथ रिप्रेजेंटेशन हो गया, लेट इट बी ए बी, है ना। ए से बी वायर था ना भाई, हेलो, जिगजैग ऐसे यस वायर सर। था ए बी, उस पूरे वायर को मैंने स्ट्रेट दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। ये जनरली ऐसे ही दिखाते हैं फिगर में, स्पेस बचाने के लिए। और पोटेंशियोमीटर का सर्किट बनाने के लिए बताया ये आपको कि एक सेल दिया जाएगा, एक रियोस्टेट होगा और एक की होगी। तो ये आपने की के थ्रू अपने सेल और रियोस्टेट को इस पोटेंशियोमीटर के क्रॉस कनेक्ट कर दिया, तो ये पोटेंशियोमीटर की सर्किट हो गई। अब जो दो सेल यस आपको सर। दिए गए हैं जिनके ईएमएफ को आपको कंपेयर करना है, उसका कनेक्शन कैसे बनाना है वो बता रहे हैं। ये एक सेल हो गया, इसको एक की के साथ कनेक्ट कर दिया। ये दूसरा सेल हो गया, इसको भी एक की के द्वारा कनेक्ट कर दिया। दोनों के पॉजिटिव प्लेट एक जगह पर जोड़ देंगे, दोनों के निगेटिव प्लेट एक जगह पर जोड़ देंगे, दोनों सेल जो दिए गए हैं, ठीक है। मान लो कि ये जीटा 1 है, R1 है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तुम्हारा जीटा 2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 का है। पॉजिटिव जो टर्मिनल है सेल का, उसको आप पॉइंट ए से जोड़ दोगे, ठीक। और निगेटिव टर्मिनल को थ्रू गैल्वेनोमीटर आप जॉकी से जोड़ दोगे, ठीक है। तो ये थ्रू गैल्वेनोमीटर जॉकी से जोड़ दिया हमने, ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक्सपेरिमेंटेशन में क्या करना है, सबसे पहला काम तो इस की को क्लोज कर दिया, ये की क्लोज हो गया, पोटेंशियोमीटर के बाहर में करंट फ्लो करने लगी। अब दोनों में से किसी एक की को, इन दोनों में से किसी एक की को क्लोज करेंगे। मान लो कि ऊपर वाले को क्लोज कर दिया, नीचे वाले को ओपन रखेंगे और इस वायर को पोटेंशियोमीटर पे जॉकी को टच कराएंगे। मान लो कि गैल्वेनोमीटर हमारा डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो धीरे धीरे इस जॉकी को मूव कराते जाएंगे वायर पे, तो एक पोजीशन आपको ऐसी मिलेगी जहां पर कि हमारा गैल्वेनोमीटर जो है वो अनडिफ्लेक्टेड हो जाएगा। लेट दिस वन, दिस इज द पोजीशन वेयर द गैल्वेनोमीटर इज अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। सी पॉइंट पे यस सर। अनडिफ्लेक्टेड हो गया, अनडिफ्लेक्टेड। गैल्वेनोमीटर का अनडिफ्लेक्टेड होना मतलब इस आर्म में कोई करंट नहीं, यस सर। इस आर्म में कोई करंट नहीं है, तो इस आर्म में भी कोई करंट नहीं होगी। यस सर। और चूंकि ये की ओपन है नीचे वाली, और इन दोनों आर्म में करंट नहीं है, तो इस सेल के थ्रू भी कोई करंट नहीं होगा, जीटा 1 के थ्रू, यस सर, नहीं होगा। ठीक है। यानी कि ये दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो कि इसको एफ कहा, ई कहा, इसको एफ कहा, तो ई और एफ के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वी माइनस का वी एफ, ये जीटा 1 के बराबर होगा। यस सर। आपको बताया है पहले ही कि अगर सेल से करंट नहीं जा रहा हो तो उसका टर्मिनल वोल्टेज उसके ईएमएफ के बराबर होता है ना। तो यस V सर। माइनस का VF, ये जीटा 1 होगा। सबको क्लियर है भाई, बोलना। यस सर। और V जो है वो VA के बराबर है, और VF जो है तुम्हारा VC के बराबर है ना। इस वायर में कोई करंट नहीं है, तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा। और इस वायर में कोई करंट नहीं है, तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल भी बराबर होगा, ठीक है। यस सर। यानी कि जीटा 1 जो है ये इक्वल होगा VA माइनस के VC के।
मान लिया कि पोटेंशियोमीटर के वायर में जो करंट फ्लो कर रही है वो आई नॉट की है और इसके लिए जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है वो लैम्डा है। तो एसी की लंबाई आपने इधर से मेजर कर लिया, लेट इट बी L1। L1 लेंथ पे नल पॉइंट मिला है, तो VA माइनस VC को लिखना होगा, तो ये लिखा जाएगा ओम्स लॉ से आई नॉट इंटू लैम्डा इंटू L1 लिख सकते हैं क्या, ओम्स लॉ? यस सर। ठीक, ये एक एक्सपेरिमेंटेशन हो गया। अब क्या करेंगे, इस की को ओपन कर देंगे, इस की को क्लोज कर देंगे, है ना। रियोस्टेट को टच नहीं करना है, एक सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन में रियोस्टेट टच नहीं करना है, जिससे कि ये आई नॉट ना बदले। ठीक है, फिर से नल पॉइंट को पाने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए आपकी बार डी पॉइंट पे नल पॉइंट मिल गया। ठीक, तो ये लेंथ आपने मेजर कर लिया L2। अगेन अब जब है नल पॉइंट मिला है तो ये दोनों वायर में करंट नहीं होगी, तो E और F के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अब जीटा 2 हो जाएगा। यस सर। और जीटा 2 जो होगा वो आपके पास इंफॉर्मेशन में आएगा कि VA माइनस ऑफ VD होगा, दैट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू लैम्डा इंटू L2 के। यस सर। ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों का रेशियो चाहिए था आपको, तो जीटा 1 और जीटा 2 का जो रेशियो होगा वो L1/L2 से लिखोगे। क्लियर? यस सर। तो ये कंपैरिजन का एक एक्सपेरिमेंटेशन हो गया कि अगर सेल गिवन होंगे तो उनके ईएमएफ को विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर वी कैन कंपेयर। तीसरा एक एक्सपेरिमेंटेशन और कर लेते हैं डिस्कस, नोट कर लो इसको। आपका फार्मूला रिवीजन टेस्ट किस तारीख को? नहीं बताया अभी। शायद सर तो इस सर बार के बाद ही होगा, इस बार FRT कब कब? UT के बाद, UT 13 तारीख को है, उसके बाद ही होगा। अरे यूटी के बाद फार्मूला रिवीजन थोड़े होता है। तो केमिस्ट्री वाले सर बोले थे, वो मिस्टर सर बोले थे कल। अरे होगा तो यूटी के पहले ही होगा, यूटी के बाद का क्या मतलब है? यूटी के बाद का कोई मीनिंग तो नहीं है ना। यूटी, यूटी। ऐसा करते हैं कि हम आरसी सर्किट भी अभी कंटिन्यूएशन में ही पढ़ा देते हैं, ठीक है, और प्रॉब्लम फिर एक साथ बनाएंगे बैठ के हम लोग। ये अगर मान लो FRT पे, अगर FRT ये पहले कर लें तो कम से कम सारे फॉर्मूले तो आपको परिचित हो। इस बार का थोड़ा छोटा था सेशन ये वाले यूटी का। और सब्जेक्ट का क्या स्टेटस है, खत्म हो गया क्या? केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री बाकी है, तो मैथ में मैथ में 3 लेक्चर लगेंगे। प्रॉब्लम के साथ हो गया कि थियरी थियरी हो गया, मतलब इलस्ट्रेशन के साथ थियरी हो गई? हो गया ये वाले इसका UT का। बुकलेट भी, बिल्कुल बुकलेट भी कर लिया, मतलब टारगेट कर लिया। डिस्कशन बाकी है। टारगेट तो डिस्कशन रुक ही जाएगा, सबका रुक जाएगा। छोटा टाइम दिया ना इसमें।
किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जानना पोटेंशियोमीटर सर्किट का यूज करके, ठीक है। अब इसके लिए जब आपको कोई सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जानना होगा तो सबसे पहले तो पोटेंशियोमीटर सर्किट के लिए आपको अरेंजमेंट दिया जाएगा, यानी कि पोटेंशियोमीटर होगा, एक सेल होगा, एक रियोस्टेट होगा, एक की होगा। इतना तो पोटेंशियोमीटर का सर्किट बनाने के लिए चाहिए, ठीक है। ये आपका पोटेंशियोमीटर का हम सर्किट बना देते हैं। ये ए बी हमारा पोटेंशियोमीटर का वायर हो गया, और पोटेंशियोमीटर के सर्किट के लिए सेल लगा दिया, सेल के साथ रियोस्टेट लगा दिया, और फिर इसको एक की के द्वारा कनेक्ट कर दिया बी पॉइंट से। जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जानना है उस सेल के साथ आपको एक रेजिस्टेंस दिया जाएगा जो मालूम होगा, तो वो रेजिस्टेंस बॉक्स आप यूज कर सकते हैं उसकी जगह पे, ठीक है ना। तो उसका कनेक्शन कैसे बनाना है, जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जानना है उस सेल को उस रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ आप एक लूप में कनेक्ट कर देंगे। ये रेजिस्टेंस हो गया, विद द हेल्प ऑफ ए की, एक की के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक। ये सेल हो गया, ये स्मॉल आर हो गया, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जानना। पॉजिटिव टर्मिनल आप द सेल को पॉइंट ए से जोड़ दोगे और निगेटिव टर्मिनल को थ्रू गैल्वेनोमीटर जॉकी से जोड़ दोगे, ठीक है। तो ये आपका कनेक्शन हो गया कंप्लीट, ठीक है। एक सेल की सर्किट बनानी है जिसमें एक रेजिस्टेंस जो मालूम है वो यूज करना है की के साथ, और पोटेंशियोमीटर की सर्किट बनानी है, ठीक है भाई। सेटअप क्लियर है? यस सर। अब एक्सपेरिमेंटेशन में क्या करना है, पहले तो आपने इस की को क्लोज कर दिया जिससे कि पोटेंशियोमीटर वायर में करंट फ्लो करने लगे। इस वाले की को ओपन रखेंगे पहले, है ना। ऊपर वाली जो की है इसको ओपन रखा और इस पोटेंशियोमीटर वायर पे जॉकी को टच कराएंगे। मान लो कि जॉकी को टच कराने पे ये पॉइंट आपको सी ऐसा मिल रहा है जहां पे गैल्वेनोमीटर अनडिफ्लेक्टेड है। तो ये लेंथ आपने मेजर कर लिया, बगल में मीटर स्केल लगा है, ये लेंथ आपने मेजर कर लिया। ये पिछला वाला एक्सपेरिमेंट जैसा ही है, ये वाला पहला सेट। लेट करंट थ्रू PM wire is I naught and resistance per unit length was to lambda, ठीक है। तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या बनेगा, अगर ये नल पॉइंट मिला तो इस वायर में कोई करंट नहीं, इस वायर में कोई करंट नहीं, और ये की ओपन रखा है तो इस सेल के थ्रू भी कोई करंट नहीं। क्लियर? यस सर। तो ई और एफ के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीटा के बराबर होगा, वीई माइनस ऑफ वी एफ। पिछला वाला ही है, इसी तरीके से एक्सपेरिमेंटेशन था। वी माइनस वी एफ दैट इज इक्वल टू जीटा। और चूंकि ई और एक वायर से जोड़ा है जो में करंट नहीं है, तो ई और ए का पोटेंशियल सेम होगा, और एफ और सी को एक वायर से जोड़ा है जिसमें फिर से कोई करंट नहीं है, तो एफ और सी पॉइंट के भी पोटेंशियल सेम होंगे। यानी कि जीटा जो होगा वो आपका इक्वल हो जाएगा वीए माइनस का वीसी के, ना भाई। यस सर। और ये इक्वल हो जाएगा आई नॉट इंटू लैम्डा इंटू L1 के। पहला इंफॉर्मेशन तो ये मेरे पास बन गया। ये एक सेट हो गया हमारा।
अब इसमें दूसरा पार्ट का एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए इस जॉकी को एज इट इज रखेंगे, यानी कि रियोस्टेट की जॉकी को टच नहीं करना है। दो एक्सपेरिमेंटेशन के बीच रियोस्टेट को मूव नहीं कराना, ठीक है। जब अगला सेट एक्सपेरिमेंटेशन का करेंगे तो वहां पे रियोस्टेट मूव कराएंगे, क्योंकि रियोस्टेट अगर मूव करा दोगे तो पोटेंशियोमीटर में फ्लो करने वाली करंट बदल जाएगी ना। रेजिस्टेंस सर्किट में घटाओगे बढ़ाओगे तो करंट इन द वायर बदलेगा ना भाई। यस सर। तो आई नॉट Yes, एज sir. इट इज रहे, उसके लिए आप एक बार इस की को ओपन रख के एक्सपेरिमेंटेशन करना है और एक बार की को क्लोज रख के एक्सपेरिमेंटेशन करना है। ये दोनों एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान इसकी पोजीशन सेम रहनी चाहिए। फिर अगला सेट जब एक्सपेरिमेंटेशन का करेंगे, यानी कि सेकंड डाटा जब कलेक्ट करना चाहेंगे, तो फिर रियोस्टेट को मूव कराएंगे, ठीक है। अब इसको क्लोज कर दिया और फिर से नल पॉइंट को पाने का प्रयास करेंगे। अब की बार जो नल पॉइंट मिलेगा वो निश्चित रूप से पहले वाला जो नल पॉइंट मिला था उससे छोटे लेंथ पे मिलेगा, ठीक है। जब की को क्लोज करके आप एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे होंगे तो अब की जो नल पॉइंट आपको मिलेगा इट विल बी एट ए लेंथ स्मॉलर देन द प्रीवियस वन, जब की ओपन था, ठीक। क्यों कम लेंथ पे मिलेगा वो अभी आपको डिस्कशन में पता चल जाएगा, ठीक है। तो मान लो कि आपकी L2 पे नल पॉइंट मिला, अब इस बार में कोई करंट नहीं है तो इसमें भी कोई करंट नहीं होगी, बोलो यस भाई। सर। हाँ, लेकिन इस सेल का ये वाला लूप कंप्लीट हो रहा है, तो अब आपको मिलेगा कि इस सेल के थ्रू करंट होगी। आई मान लिया कि करंट है आई नॉट तो यहाँ नाम दिया है तो इसमें आई मान लिया। इस वाले लूप में अब करंट फ्लो करेगी ऐसे ऐसे। कितनी होगी भाई, तो वो हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आई जो होगा वो जीटा डिवाइडेड बाई आर प्लस आर से लिखा जाएगा। क्यों, ठीक है। यस सर। तो अब ई और एफ के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी माइनस का वी एफ, ये आई इंटू कैपिटल आर से लिखोगे ई को क्लोज करने के बाद। यस सर। और ये हो जाएगा जीटा आर डिवीजन में आर प्लस आर से, और ये आपका होगा वी ए माइनस ऑफ वी डी के ना। ई का पोटेंशियल ए का पोटेंशियल है और एफ का पोटेंशियल डी का पोटेंशियल है, तो जीटा आर बाई आर प्लस आर ये वी ए माइनस वी डी हो जाएगा। अब चूंकि ये देखो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन जीटा से छोटा है यस सर। और इधर में जीटा है, तो ये अगर L1 लेंथ पे मिल रहा था तो अब ये छोटे लेंथ पे मिलेगा ना। आई नॉट लैम्डा इंटू L2 के बराबर होना है, तो L2 जो होगा वो निश्चित रूप से L1 से छोटा मिलेगा इस केस में। पिछले वाले में बड़ा भी मिल सकता था छोटा भी मिल सकता था, डिपेंडिंग ऑन की जीटा 1 जीटा 2 में कौन बड़ा है ना। इस वाले एक्सपेरिमेंटेशन में छोटा हमने दिखाया है, बट इसका मतलब छोटा होगा जरूरी नहीं है। इट विल डिपेंड्स ओनली ऑन रेशियो ऑफ जीटा 1 एंड जीटा 2, कौन बड़ा कौन छोटा है। बट इस वाले केस में L2 जो होगा वो निश्चित रूप से L1 से छोटा ही रहेगा। क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब इक्वेशन ऑन 1 और 2 का रेशियो कर दो 1 डिवाइडेड बाई 2, तो R प्लस आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, ये तुम्हारा हो जाएगा L1 अपॉन L2 के। यस सर। या 1 प्लस आर बाई कैपिटल आर, दिस विल बी इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 के। और यहाँ से स्मॉल आर को लिखने का तरीका मिल गया, आर
L1/L2 माइनस का 1। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस R आपको मालूम है, कैपिटल R। ये कितना रेजिस्टेंस सर्किट में यूज किया है, रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है तो कौन सा नाब निकाला था, उससे रेजिस्टेंस आपको मालूम है। ठीक है, L1 L2 आपने मेजर करा, तो इस फॉर्मूले का हेल्प लेके हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल जज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा एक एक्सपेरिमेंटेशन हो गया। ठीक है, तीनों एक्सपेरिमेंटेशन पोटेंशियोमीटर के क्लियर है। यस सर। Yes, Yes. sir. दीक्षा, Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. एक और एक्सपेरिमेंटेशन मीटर ब्रिज पे। मीटर ब्रिज एक ऑपरेटस है जिसका ही यूज करके हम लोग किसी अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस जो है वो जज कर सकते हैं, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है ना, ये जो हमारा एक्सपेरिमेंटेशन है उसका बेसिक प्रिंसिपल जो है व्हीटस्टोन ब्रिज का है। मीटर ब्रिज कैसा दिखता है जरा इधर दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो, मीटर ब्रिज में ये एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म होता है ऐसे, जिसके एंड पे ऐसे एल शेप का एक कॉपर का स्ट्रिप कनेक्टेड है, जहां पे बीच में एक गैप है। ये बीच में ये गैप है, और ये कॉपर के स्ट्रिप का फिर से कनेक्शन है। यहाँ पे दो नॉब बने हैं किनारे किनारे, और बीच में एक नॉब बना है जहाँ पे कनेक्शन दे सकते हैं, और एक गैप यहाँ भी है, यहाँ पे मेटल कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, और फिर इधर में एल शेप का ये हमारा मेटालिक वायर हो गया, और इधर में इन दोनों पॉइंट के बीच में एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर कनेक्टेड होता है, जो कि जनरली 1 मीटर का होता है। ठीक है, इसीलिए इसको मीटर ब्रिज भी कहते हैं। 1 मीटर का वायर होता है। तो अगर किसी प्रॉब्लम में वायर की लेंथ नहीं दिया गया है तो उसको 1 मीटर लेके चलेंगे। हो सकता है किसी प्रॉब्लम में वायर की लेंथ भी आपको मेंशन करी जाए। ठीक है, तो जो अगर लेंथ दिया है तो आप जो गिवन रहेगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे, और अगर लेंथ नहीं दिया गया है तो आप 1 मीटर मानेंगे। ठीक है ना।
Yes, sir. Yes, sir. अब आइए देखा जाए कि इसका एक्सपेरिमेंटेशन कैसे करना है। तो ये मीटर ब्रिज का हम स्ट्रिप का रिप्रेजेंटेशन कर दे रहे हैं। ये लेफ्ट वाली स्ट्रिप हो गई एल शेप की, बीच में ये एक गैप हो गया। यहाँ पे दो नॉब बने हैं कनेक्शन के लिए। सेंटर पॉइंट पे एक नॉब है, एक नॉब यहाँ है, और ये गैप हो गया। फिर इधर में एक एल शेप का स्ट्रिप हो गया। और इन दोनों पॉइंट के बीच में एक हमने वायर को कनेक्ट किया है। ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर है, जिसके बगल में इधर में मेजर करने के लिए मीटर स्केल लगा रहता है। ठीक है, बगल में ये मीटर स्केल है। ये आपका अपरेटस है जिसको मीटर ब्रिज बोलते हैं। अब इसका एक्सपेरिमेंटेशन करना है तो सबसे पहला काम तो वही, आप इस मीटर ब्रिज के लिए सर्किट बनाएंगे तो आपको एक सेल दिया जाएगा, एक की दिया होगा। वो सेल को थ्रू की आप ये ए और बी पॉइंट के बीच कनेक्ट कर देंगे। एक रेजिस्टेंस आपको गिवन रहेगा और एक रेजिस्टेंस जिसको आपको निकालना है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो एक रजिस्टर को, मान लो कि अननोन रजिस्टर को आपने ये दोनों गैप के बीच में कनेक्ट कर दिया। पी क्यू मान लो कि ये गैप है, यहाँ पे अननोन रजिस्टर कनेक्ट कर दिया। और जो नोन रजिस्टर है, जो रेजिस्टेंस बॉक्स की तरीके से मान लो कि है यूज किया आपने, तो उसको आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। दिस रेजिस्टेंस इज नोन। ठीक है भाई। और ये जो Yes. जंक्शन पॉइंट है, यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ेंगे और गैल्वेनोमीटर से वायर निकाल के इस वायर पे टच कराने के लिए रखेंगे। ठीक है, Yes, sir. ये Yes, आपका एक्सपेरिमेंटेशन का सेटअप हो गया। अब एक्सपेरिमेंटेशन शुरू करने के लिए सबसे पहला काम तो आप यहाँ पे की को क्लोज कर देंगे, जिससे मीटर ब्रिज का जो वायर है इसमें करंट फ्लो करने लगे और उसी के करेस्पॉन्डिंग इन रजिस्टर्स में भी करंट फ्लो करने लगेगा। बैटरी तो इन रजिस्टर के क्रॉस भी कनेक्टेड हो गई और इस वायर के क्रॉस भी कनेक्टेड हो गई, तो सब में करंट फ्लो करने लगा। इस वायर में भी करंट फ्लो करेगा और ये दोनों रजिस्टर में भी करंट फ्लो करेगा। बोलो भाई, ठीक है। Yes, sir. Yes, yes, sir. अब इस गैल्वेनोमीटर का जो वायर है, इसको आप इस वायर पे कहीं पे टच कराएंगे तो गैल्वेनोमीटर आपका डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो रहा है तो धीरे धीरे आप इसको मूव कराते जाएंगे और ऐसी पोजीशन पे आप अपने इस वायर को फिक्स करेंगे जहां पे गैल्वेनोमीटर अनडिफ्लेक्टेड हो जा रहा है। लेट दिस पोजीशन इज सी। सी ये पॉइंट हो गया जहां पे आपका गैल्वेनोमीटर अनडिफ्लेक्टेड है। तो ये कितने लेंथ पे अनडिफ्लेक्टेड मिला है वो लंबाई आप इधर से मेजर कर लोगे। मीटर स्केल लगाई है बगल में। Yes, sir. मान लो कि टोटल लेंथ एल दे दिया, हम एल के लिए कर रहे हैं। अगर एल नहीं गिवन रहेगा तो 100 सेंटीमीटर मान के करिएगा इसको। ठीक है, क्योंकि नाम ही है इसका मीटर ब्रिज, 1 मीटर लंबा तार यूज होता है। ठीक है, तो अगर आपको कभी लंबाई दिया होगा वायर का तो आप वो लेंथ लेंगे, अदरवाइज एल बराबर 100 है सेंटीमीटर में या 1 मीटर है। तो ये कहाँ पे नल पॉइंट मिला दैट यू हैव मेजर्ड। मान लो कि ये एक्स लेंथ पे नल पॉइंट मिल गया, तो यहां से यहां तक की ये लेंथ क्या हो जाएगी, एल माइनस एक्स की हो जाएगी। होगी ना भाई।
यस सर। अब आप देखो तो ये वायर जो है यूनिफॉर्म है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो उसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। तो सर्किट देखिए क्या बन रहा है, ये आपका अननोन रजिस्टर, ये आपका रेजिस्टेंस, ये एक्स लेंथ का जो वायर है उसका रेजिस्टेंस, और ये एल माइनस एक्स लेंथ का जो वायर है उसका रेजिस्टेंस। और इन दोनों पॉइंट के बीच में आपने गैल्वेनोमीटर लगाया था, और ये दोनों जो पॉइंट है इनके बीच में आपने सेल लगा रखा है। यही तो सर्किट है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये आर यू है, ये आर है, ये आपका मान लो कि डी पॉइंट है, तो ये डी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है। तो Yes, ये sir. एक्स लेंथ का वायर है और यूनिफॉर्म वायर है, तो इसका रेजिस्टेंस लिखना है तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अगर मान लो कि आप लेमडा कहते हो तो इसका रेजिस्टेंस लेमडा इंटू एक्स हो जाएगा, और इसका रेजिस्टेंस लेमडा इंटू एल माइनस एक्स लिख सकते हैं क्या? यस सर। अब गैल्वेनोमीटर का अनडिफ्लेक्टेड होना मतलब कि ब्रिज का बैलेंस होना है। आसानी से आर यू अपान आर, ये लेमडा एक्स अपान लेमडा एल माइनस एक्स से लिखा जाएगा, यानी कि एक्स डिवीजन में एल माइनस एक्स। तो अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस जो आपने यहाँ पे यूज किया था रेजिस्टेंस बॉक्स है, उसका रेजिस्टेंस का कौन सा नाम निकाला था वहां से आप इसको नोन है आपके लिए। एक्स और एल माइनस एक्स मेजर्ड है, आपका अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस पता हो गया विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस, जिसको आपने मीटर ब्रिज का नाम दिया है। ठीक है ना भाई? यस सर। Yes, sir. सिंपल सा एक्सपेरिमेंटेशन है। अब इसमें दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है? एक तो प्योरली एक्सपेरिमेंटल है, और दूसरा जो है एक्सपेरिमेंटल के साथ साथ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। वो क्या है पॉइंट, वो ध्यान में रखने का। एक तो ये है कि हम यहाँ पे जो रेजिस्टेंस यूज करते हैं अपने इस नॉन रजिस्टर का, वो इस तरीके से यूज करते हैं कि ये जो नल पॉइंट हमको मिले वो ऑलमोस्ट इस वायर एबी के मिड पॉइंट के आसपास मिले। ठीक है। यानी कि जो भी हमारा ये रेजिस्टेंस है उसके आसपास का ही ये रेजिस्टेंस हमको रखना है, जिससे कि मिड पॉइंट के आसपास ही नल पॉइंट मिले। ये एक्सपेरिमेंटल कारण है। मिड पॉइंट के आसपास क्यों हमको अपने एक्सपेरिमेंटेशन में नल पॉइंट को पाना है? तो आपको मालूम है कि जो मेजरमेंट के लिए आपने स्केल लगाई है उसका लीस्ट काउंट तो फिक्स है भाई, यस सर। 0.1 सेंटीमीटर जनरली, है ना। मीटर स्केल लगा है तो 1 मिलीमीटर उसका लीस्ट काउंट होता है। तो जो परमिसिबल एरर है वो तो आपका 1 मिलीमीटर का होगा। तो जितना आप नियरर टू द सेंटर ये मेजरमेंट लेंगे, जो एरर इन मेजरमेंट होगा वो उतना ही कम होगा, परसेंटेज एरर। ठीक है ना। तो नियर टू द मिड पॉइंट आपको नल पॉइंट को पाना है। अगर एक्सपेरिमेंटल कोई लिमिटेशन नहीं है तो कहीं भी आप नल पॉइंट पाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना। तो ये चीज को ध्यान में रखना है कि एक्सपेरिमेंटेशन का लिमिटेशन क्या है, कि हम जनरली ऐसा यहाँ पे रेजिस्टेंस यूज करते हैं जिससे कि नल पॉइंट जो है वो सेंटर के आसपास कहीं पे मिले। दूसरी चीज जिस पे बेस आपको देखेंगे तो प्रीवियस ईयर के पेपर में क्वेश्चन भी आया है, वो क्या है कि कई बार हमको इंड करेक्शन इसमें मेंशन होता है।
अब देखिए ये जो वायर है वो इंड पे नॉब्स के द्वारा कनेक्टेड है, जिनके Yes, द्वारा sir. कि कुछ ना कुछ नेसेसरली जो है वो रेजिस्टेंस पोजेज करा जाएगा। ठीक है, जो भी हमारा कनेक्शन है उस कनेक्टिंग वायर का भी अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, यहाँ पे जो नॉब यूज कर रहे हो। Yes, sir. तो जब आप इस सर्किट का रेजिस्टेंस लिख रहे हैं तो उसमें तो आप सीधा सीधा केवल वायर की लेंथ मेजर कर रहे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस को लिख रहे हैं। आप इन नॉब के लिए क्या रेजिस्टेंस होगा उसकी इंफॉर्मेशन आप अपने में यूज नहीं कर रहे हैं कैलकुलेशन में। Yes, sir. तो उसी को कई बार प्रॉब्लम में इंड करेक्शन के रूप में मेंशन कर दिया जाता है। तो आपको बोल देता है कि इंड करेक्शन ऑफ द लेफ्ट इंड इज 2 मिलीमीटर एंड राइट इंड इज 3 मिलीमीटर, ऐसे मान लो कि बोल दिया। तो जब इंड करेक्शन दिया रहेगा तो जो मेजरमेंट है उसमें आप इंड करेक्शन को ऐड कर लेना। इफ इंड करेक्शन is also given, then let left end correction is LL and right end conduction is LR। मान लीजिए कि बाएं साइड का इंड करेक्शन आपको LL कह दे रहे हैं और राइट साइड का इंड करेक्शन आप LR का मेंशन किया प्रॉब्लम में। तो जब आप अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस लिखेंगे तो RU जो होगा वो लिखा जाएगा R जो मेजरमेंट है प्लस LL जो लेफ्ट साइड का इंड करेक्शन है, और इधर में L माइनस एक्स प्लस LR, है ना। दोनों साइड के इंड करेक्शन को आप उस मेजरमेंट में ऐड कर देंगे क्योंकि उस नॉब का जो रेजिस्टेंस होगा वो इस वायर के साथ एडेड होगा। ठीक है ना भाई। Yes, sir. तो पीछे में आया हुआ है प्रॉब्लम, एडवांस का पेपर देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंटेशन में इंड करेक्शन भी मेंशन है। तो इंड करेक्शन मेंशन रहेगा तो आपको इंड करेक्शन के करस्पॉन्डिंग जो भी लेंथ मेंशन किया जाएगा दैट शुड बी एडेड इन द रीडिंग ऑफ दैट पार्ट। उस पार्ट की रीडिंग में आप जोड़ लेना। ठीक है, तो इधर की रीडिंग अगर आपको 48 सेंटीमीटर कही गई तो 48.2 हो जाएगा लेफ्ट साइड एक्स प्लस LL, और नेचुरल है कि मीटर ब्रिज है तो इधर का 52 हो जाएगा तो 52.3 हो जाएगा नीचे में डिनोमिनेटर में। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपका मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंटेशन हुई हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन जो आपको इस चैप्टर में लैब में करने हैं उसकी बातें हो गई। प्रॉब्लम्स कर ले या RC सर्किट पढ़ाई दे? बोलो। तो सर्किट पढ़ा दो। पीछे में जब हम लोग कैपेसिटर वाले चैप्टर का डिस्कशन कर रहे थे तो कैपेसिटर को जब किसी बैटरी से कनेक्ट किया जा रहा था तो हम लोग मान लेते थे कि जो चार्ज एट द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर है दैट इज C इंटू जीटा।
है ना, C इंटू जीटा के रूप में अज्यूम किया था। लेकिन ये चार्ज इंस्टेंटली तो हमारे कैपेसिटर पे जाएगा नहीं, धीरे धीरे चार्ज जो फ्लो करता है वो जा रहा है, वो धीरे धीरे कैपेसिटर के प्लेट पे एक्यूमुलेट होता रहेगा, और एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद दैट पर्टिकुलर चार्ज विल बिकम सी जीटा। ठीक है ना। यस सर। तो जिस ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए चार्ज का एक्यूमुलेशन होता है हमारे कैपेसिटर पे, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेज। उसको बोला क्या, ट्रांजिएंट स्टेज। और जब चार्ज एट द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर जितना आना चाहिए, यानी कि सी जीटा उतना आ चुका, उसके बाद का जो डिस्कशन होता है दैट इज नोन एज स्टेडी स्टेट। तो पिछले का जो डिस्कशन था चैप्टर का, उसमें स्टेडी स्टेट का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। जितना चार्ज कैपेसिटर पे आना चाहिए था उतना आ चुका, उसके बाद के स्टेटस का हमने डिस्कशन करा। ठीक है। यानी कि जिस भी आर्म में कैपेसिटर कनेक्टेड था उसमें करंट हमारी 0 होती थी, कोई करंट नहीं फ्लो करती थी, चार्ज अकोमुलेट हो चुका है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर ईएमएफ जो अप्लाइड है उसके बराबर हो गया, कोई चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा। दैट वाज द स्टेडी स्टेट। ठीक है। बट अभी इस चैप्टर में हम लोग ये बात करेंगे कि किसी कैपेसिटर को अगर हम एक सेल से कनेक्ट करते हैं तो उस पे टाइम के साथ कैसे चार्ज बदलेगा। ठीक है ना। यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ कैसे कैसे चार्ज का एक्यूमुलेशन होता जाएगा उस कैपेसिटर की प्लेट पे, उसकी हम लोग बात करेंगे, एंड दैट इज नोन एज ट्रांजिएंट स्टेज। तो उसमें सबसे पहले हम लोग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात करते हैं। चार्जिंग को समझने से पहले स्टेडी स्टेट का क्या मतलब है और ट्रांजिएंट स्टेट का क्या मतलब है, जो अभी हमने आपको बताया उसको लिख भी देते हैं, है ना। स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट का मतलब होगा when the capacitor is fully charged, when the capacitor is fully charged and no current in arm connected to the capacitor, then that condition is known as steady state. Charge become constant on capacitor. ठीक है। स्टेडी स्टेट कहने का मतलब जो भी हमारा कैपेसिटर है उस पे चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज और जो बैटरी लगी है उसके ईएमएफ दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो उसके बाद फर्दर और चार्ज तो जाएगा नहीं उस पे, है ना। यस सर। तो वो हमारा कंडीशन जो होगा वो स्टेडी स्टेट के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और ट्रांजिएंट किसको कहेंगे,
ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब when there is accumulation of charge at the plate of the capacitor. When there is accumulation of charge at the plate of capacitor, there is current in the arc in which capacitor is connected. जिस आर्म में कैपेसिटर कनेक्टेड है उसमें करंट हो, यानी कि चार्ज फ्लो कर रहा हो, एक्यूमुलेट हो रहा हो चार्ज कैपेसिटर के प्लेट पे, तो वो कंडीशन हमारा ट्रांजिएंट स्टेज कहलाता है। ठीक है, और इसी ट्रांजिएंट स्टेज का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है भाई, कि कैसे टाइम के पास के साथ कैसे कैसे चार्ज एक्यूमुलेट होगा। तो लेट ए अनचार्ज कैपेसिटर of capacitance P is connected with a battery of EMF zeta with a resistor of resistance R at t equals to 0। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारा एक कैपेसिटर हो गया भाई, इसको एक बैटरी के साथ एक रेजिस्टेंस के द्वारा जोड़ दिया गया। ये रेजिस्टेंस जो है वो टोटल रेजिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि जो लीड वायर है या बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सबका क्यूमुलेटिव रिप्रेजेंटेशन हमने आर से लिख दिया। ठीक है ना, ये आइडियल बैटरी दिखा दी कि इस रेजिस्टेंस में सारे रेजिस्टेंस हो गए, बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी दिखा दिया, जो कनेक्शन के लिए तार यूज किया इसका भी अपना कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा उसको भी लिख दिया, और अगर अगर अलग से कोई रेजिस्टेंस लगाया है तो वो टोटल रेजिस्टेंस है इन द सर्किट। ठीक है भाई, आर इज द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। क्लियर? Yes, Yes, yes. yes. sir. और t इक्वल्स टू 0 वो टाइम कहा जब ये स्विच हमने कनेक्ट कर दिया, ये स्विच यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ये t इक्वल्स टू 0 का टाइम था। तो कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था, अब एक कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज लग गया तो उसके इन्फ्लुएंस में चार्ज जो होगा वो फ्लो करेगा इस बैटरी से, Yes, sir. और बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव चार्ज चला, निगेटिव प्लेट से निगेटिव चार्ज चला। ठीक है, एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, होता क्या है निगेटिव चार्ज ही मूव करता है। तो इधर से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मूव करते हुए बैटरी को आएंगे और वही इलेक्ट्रॉन थ्रू द बैटरी इस प्लेट को ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा और इस पे निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव प्लेट को जोड़ा है,
बैटरी के जिस प्लेट को जोड़ा है उस पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा और निगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड प्लेट है उस पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा. लेट एट टाइम t द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट इज q. लेट एट टाइम t charge at the capacitor plate is q, and in further time dt, extra charge accumulated मान लिया कि t टाइम पे चार्ज जो है उस पे q आ गया है और एक्स्ट्रा जो चार्ज dt टाइम में आ रहा है वो dq का हो रहा है. तो इसमें करंट कितना लिखोगे भाई? I की वैल्यू dq dt से लिखा जाएगा ना, बोलना dt by dt. Yes sir. Yes, sir. रेट ऑफ चार्ज ट्रांसफर दैट इज डिफाइंड एज द करंट, और डायरेक्शन भी हमने सही दिखाया है करंट का ना, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में या नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में. तो यहाँ पे भी करंट आपकी I की हो गई. इस पे प्लस का dq चार्ज आएगा, इस पे एक्स्ट्रा माइनस का dq का चार्ज आएगा. तो dq बाई dt अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट हो गया. तो ये हमारा सर्किट का रिप्रेजेंटेशन टाइम t के लिए हो गया. Yes sir. बोलना भाई, ठीक है. अब हम क्या करते हैं कि इस टाइम t के लिए किरचॉफ लूप लॉ अपने इस लूप के लिए अप्लाई कर देते हैं. ये निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट को गए जीटा का गेन मिला. Yes sir. ये स्ट्रेट वायर कनेक्शन जीरो रेजिस्टेंस का टोटल रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे दिखा रखा है. तो यहां तक चले गए, कोई चेंज नहीं आया. बोलो भाई, ठीक है. Yes sir. अब ये Yes, sir. पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट को आप गए, पॉजिटिव से निगेटिव को जाओगे तो लॉस होगा कैपेसिटर में, मालूम है. Yes sir. और कैसे लिखते हो, कितने का लॉस लिखते हो कैपेसिटर में? लॉस और गेन लिखने का क्या तरीका बताया है, भूल गया? Q बाई सी, याद आया? Yes sir. Yes, sir. कैपेसिटर में जो पोटेंशियल का चेंज होता है वो Q बाई सी का लिखते हैं. पॉजिटिव से निगेटिव को जाते हैं तो लॉस होता है, निगेटिव से पॉजिटिव को जाते हैं तो गेन होता है. तो Q बाई सी का लॉस हो गया यहां से यहां तक जाने में, Yes sir. Q बाई सी. Yes. अब आगे आप इस रजिस्टर में जा रहे हो भाई, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, तो लॉस होगा या गेन? लॉस होगा. लॉस होगा. कितने का होगा? IR. IR. यार माइनस ऑफ I इंटू R दैट इज इक्वल्स टू 0. हो गया ये लूप लॉ से इंफॉर्मेशन कंप्लीट. Yes sir. Yes, sir. तो इसमें तीनों सर्किट एलिमेंट जो आपको अभी बताए गए हैं वो तीनों आ गए ना. कैपेसिटर भी आ गया, सेल भी आ गया और रजिस्टर भी आ गया. तीनों के लिए इंफॉर्मेशन ध्यान में रखना, ठीक है. Yes एक sir. सर्किट एलिमेंट और बताना है, इंडक्टर, वो मैग्नेटिज्म में बताएंगे, ठीक है ना.
तो उसके बाद कोई भी सर्किट का आप इंफॉर्मेशन लॉस गेन का लिख लेंगे किरचॉफ लूप लॉ से। ठीक है, तो कैपेसिटर, रजिस्टर और सेल का आपको मालूम लॉस गेन लिखना। ठीक है ना, याद रहेगा सबको? यस सर। Yes. यस सर। यस सर। पलक, Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. सौरभ, सुमन, ये कौन ऑन होल्ड चल रहा है बड़ी देर से? सदन, क्वेश्चन? तो ये रिलेशन में किसी को कोई डाउट, कोई तकलीफ तो नहीं है भाई? आगे बढ़ो। यस सर। यस। चलो, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जीटा सी माइनस क्यू बाई सी दैट इज इक्वल टू आई आर। आई आर को राइट साइड में ट्रांसफर ले लिया, यस सर। और आई को हम लोग डी क्यू डी टी लिख दें और सी को इधर ट्रांसफर कर दें, तो जीटा सी माइनस का क्यू ये लिखा जा सकता है डी क्यू डी टी इंटू आर सी। लिख सकते हो इसको ऐसे। यस सर। अब वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं और प्रॉपर लिमिट लगा के इंटीग्रेट करते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डी क्यू डिवाइडेड बाई जीटा सी माइनस का क्यू दैट इज इक्वल टू डी टी बाई आर सी। लिखा जा सकता है क्या इसको ऐसे? यस सर। अब t इक्वल्स टू 0, जब हम लोगों ने कनेक्शन बनाया था तो कैपेसिटर के प्लेट पे चार्ज कितना था भाई? t इक्वल्स टू 0, जब कनेक्शन बनाया था तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना था? तो 0 था। 0 था, यानी कि t इक्वल्स टू 0 में चार्ज की लिमिट हो गई 0, और टाइम t पे चार्ज क्या लिखे हो? क्यों? क्यू। कैपिटल तो ये स्मॉल क्यू ना, स्मॉल क्यू लिखा था ना टाइम t पे। यस सर। Let at time t the charge at the capacitor plate is q। ठीक है, तो ये हमारे इस इंटीग्रेशन की लिमिट हो गई, प्रॉपर लिमिट। t बराबर 0 पे 0 चार्ज और टाइम t पे q चार्ज। लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन आप में से कितने लोग बता सकते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। बाएं साइड का इंटीग्रेशन लिखना है। लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन आप में से कितने लोग कर सकते हैं? एक बार फिर से मैं एक्सप्रेशन दिखा रहा हूं, देख लीजिए और फिर से रेज करिए हैंड। जीटा सी, आर सी, ये कांस्टेंट है दोनों, ठीक है ना? देख लिया एक्सप्रेशन? कितने लोग लिख सकते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। बस 2 ही लोग।
आदित्य कुमार झा, dq बाई क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है? dq बाई क्यू का इंटीग्रेशन हर्ष ठाकुर, गुनगुन, जसजीत, LNQ. LNQ। आपके पास इंफॉर्मेशन है कि अगर ये dq बाई क्यू होता तो उसका इंटीग्रेशन आप LNQ लिख सकते थे। कई बार फॉर्मूला हमने लिखा है, फिर भी आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो अगर ये q ना हो करके माइनस का q प्लस जीटा सी कांस्टेंट है, तो आपको बताया गया है कि इसका इंटीग्रेशन अगर लिखना होगा तो सेम फंक्शन से लिखोगे, ln जीटा सी माइनस का q, और जो q का मल्टीप्लायर है ना यहाँ पे, उससे डिवाइड कर दोगे, -1 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, यस ऐसे Yes. कई बार इंटीग्रेशन ये जो है वो बताया जा चुका है। प्लीज केयर करिए, ये इंटीग्रेशन फ्रिक्वेंटली आता रहता है फिजिक्स में। तो इसका इंटीग्रेशन आपको मिल गया कि ये लिखा जाएगा ln जीटा सी माइनस का q डिवाइडेड बाय -1, q के साथ जिस क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन, और कांस्टेंट को एज इट इज छोड़ देते हैं। ये इंटीग्रेशन को लिखने का फॉर्मूला है। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से q की। ये लेफ्ट साइड का हो गया रिप्रेजेंटेशन, और राइट साइड में आरसी तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर जाएगा, और टी का इंटीग्रेशन, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। लिमिट रखेंगे तो t बाई आर सी मिल जाएगा। ये हमारा राइट साइड हो गया। ठीक है ना? Yes, sir. अब इस -1 को हम इधर ट्रांसफर ले लेते हैं और इसमें लिमिट रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? ln जीटा सी माइनस का q माइनस ln जीटा सी, ये होगा लेफ्ट साइड, और राइट साइड में माइनस का t बाई आर सी आएगा। Yes, sir. Yes, sir. log a माइनस log b, ये आपको मालूम है log a बाई b होता है, तो ये हो जाएगा ln जीटा सी माइनस q बाई जीटा सी, दैट इज इक्वल टू माइनस का t बाई आर सी। है ना भाई? लिख सकते हो इतना? Yes, sir. Yes, sir. लॉग जब बेस ई होता है तो आपको मालूम है ln से लिखते हो ना, Yes, sir. और जब इसका एंटी लॉग करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीटा सी माइनस का q बाई जीटा सी, दैट इज e टू द पावर माइनस का t बाई आर सी हो जाएगा। Yes, sir. यानी कि q को लिखने का फॉर्मूला हो गया जीटा सी 1 माइनस का e टू द पावर माइनस का t बाई आर सी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया कि टाइम के साथ कैपेसिटर के प्लेट पे चार्ज कैसे बदलेगा, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के केस में। ठीक है ना? Yes, sir. तो समय के साथ कैसे कैसे कैपेसिटर के प्लेट पे चार्ज बदलेगा, उसको लिखने का ये आपका फॉर्मूला हो गया। चार्जिंग के केस में याद रखना है। ठीक है?
वर्किंग Yes, sir. याद रहे तो अच्छी है, क्योंकि केस कंडीशन बदलेगा तो वहां पे आपको इसी तरीके से उसको वर्कआउट करना पड़ेगा। बट अगर नहीं भी याद रहता है तो एटलीस्ट ये फॉर्मूला तो आपको याद रहना ही चाहिए सबको, ठीक है। Yes, sir. Yes. अब इसमें जो पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक वो बताते हैं, उनको भी ध्यान में रखिए। इधर में अगर आप देखो तो आरसी का डायमेंशन क्या होगा भाई? Second. टाइम, क्योंकि आपको मालूम है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशनलेस होता है, Yes, sir. तो आरसी का जो डायमेंशन होगा वो वही होगा जो टाइम का डायमेंशन है ना। आरसी हैज ए डायमेंशन ऑफ टाइम, और इसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट, आरसी नोन एज टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट। ठीक है, आरसी को हम लोग टाइम कांस्टेंट के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। अब मान लो कि आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट हम चार्ज को जानना चाहते हैं, तो कितना होगा भाई? चार्ज आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, एक टाइम कांस्टेंट के बाद चार्ज कितना होगा? तो इधर में टी की जगह आरसी रख दे तो मिल जाएगा ना। यस सर। Yes, sir. Yes. तो क्यू एट टाउ ये हमको मिल गया जीटा सी 1 - 1 ई होगा। यस सर। ई की वैल्यू आपको मालूम ही होगी, कुछ लोगों को ई की वैल्यू मालूम है क्या? हाँ, याद नहीं है सर। 2.18। ठीक है, तो ई की जगह पे 2.18 आप रखोगे तो ये आप कैलकुलेट करोगे ब्रैकेट की चीज, तो ये आपको तकरीबन 0.63 मिल जाएगा थीटा सी। यानी कि एक टाइम कांस्टेंट में, अच्छा दूसरी चीज ये देख लो पहले ऐसे, क्यू की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी यहां से देख के बताओ। क्यू की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इस एक्सप्रेशन को देख के बताइए कि क्यू की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अरे भाई कोई जीटा नहीं सी। बोल रहा। हाँ हाँ, जीटा सी ना। Zeta C. वो कब होगा? जब टी की वैल्यू इंफिनिटी होगी। Yes, sir. Infinity. टी इक्वल्स टू इंफिनिटी पे क्यू मैक्सिमम होगा। एट टी इक्वल्स टू इंफिनिटी क्यू मैक्सिमम होगा, और कितना होगा भाई? जीटा सी के बराबर, इससे ज्यादा होगा नहीं। और यही चार्ज आप पहले लिखते रहे हैं पीछे में Yes, sir. कि अगर एक सेल है जिसका ईएमएफ जीटा है, उसको आप बैटरी कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज एट द कैपेसिटर आता है जीटा सी के बराबर। यही लिखते रहे ना पीछे वाले चैप्टर में। Yes, sir. यानी कि थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो जो चार्ज जीटा सी हम लिख रहे हैं, जिसको हम स्टेडी स्टेट कह रहे हैं, वो कब आएगा? Infinity.
टाइम t इक्वल्स टू इंफिनिटी पे, तो थ्योरेटिकली स्टेडी स्टेट will appear at t equals to infinity, है ना। यानी कि अगर कैपेसिटर को आप अपने सर्किट में डाल दिए तो उस पे इनफाइनाइट टाइम तक धीरे 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 चार्ज एक्यूमुलेट होता रहेगा। सैचुरेशन या स्टेडी स्टेट आ रही है इंफिनिटी टाइम पे थ्योरेटिकली, ठीक ना। यस सर। और Yes, sir. दूसरी चीज जो आपको यहाँ से ये मिला कि आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट जो चार्ज होगा दैट विल बी 63% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज, यस सर। है ना। जो मैक्सिमम चार्ज आ सकता है उसका 63% जो है, लगभग 63% वो एक टाइम कांस्टेंट में ही आ जाएगा। यस सर। 63% ऑफ maximum charge will be accumulated in one time constant. अब जरा टाइम कांस्टेंट के बारे में भी जरा देख लिया जाए। आपने पीछे में जब कैपेसिटर वाले चैप्टर का डिस्कशन किया तो आपको अक्सर करके कैपेसिटेंस का जो डाटा दिया गया था वो माइक्रो फैराड में दिया गया था। यस हाँ? सर। अक्सर जो Yes, भी sir. कैपेसिटर मिल रहा था उसका कैपेसिटेंस माइक्रो फैराड, नैनो फैराड इसमें आपको मिल रहा था। यस सर। और रेजिस्टेंस अगर बहुत बड़ा लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो किलो ओम में होगा। यस सर। अगर ये किलो ओम में भी है तो टाइम कांस्टेंट जो हमको क्या मिलता है, आरसी की वैल्यू कुछ मिली सेकेंड में मिलती है, मिलेगा ना। यस सर। माइक्रो में किलो गुना करोगे तो 10 पे पावर -3 ही तो आएगा। यस सर। तो जो ज्यादातर सर्किट है उसके लिए जो ये टाइम कांस्टेंट है वो तो आपका मिली सेकेंड या इससे भी छोटा होता है। अगर रेजिस्टेंस आप केवल ओम में लिए, किलो ओम में ना लेके ओम में लिए, तो मिली सेकेंड से भी छोटा हो जाएगा टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द सर्किट के लिए जो टाइम कांस्टेंट होता है दैट इज ऑफ सम मिली सेकेंड, ठीक। प्रैक्टिकली अगर आप डिजाइन नहीं किए हैं कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगाना है, मेगा ओम में लगाओगे तो सेकंड में आएगा ना। रेजिस्टेंस अगर मेगा ओम में लगाओगे तब जाके टाइम कांस्टेंट आपको सेकंड में मिलेगा। क्यों भाई, ठीक है। यस सर। हाँ, अदरवाइज तो ये सामान्य रूप से बहुत छोटा मिलेगा। तो कुछ मिली सेकेंड में ही आपको मिलेगा कि जो चार्ज है वो मैक्सिमम का 63% हो जा रहा है। अच्छा, एक डाटा और लिखिए। एट टी इक्वल्स टू 5 आरसी, 5 टाइम कांस्टेंट ले लेते हैं, क्यू की वैल्यू निकालते हैं 5 टाउ पे, तो क्या होगा, जीटा सी 1 माइनस 1/e⁵। जरा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो तो कोई जन, 1 माइनस 1/e⁵ कितना मिलता है, जरा देखो, जरा कैलकुलेट करो फटाफट।
So 0.9932. आपको मिला 0.9933 के आसपास कुछ मिल जाएगा, है ना, जीटा सी। यानी कि 5 टाइम कांस्टेंट के बाद ऑलमोस्ट 99% जो चार्ज है दैट इज गोइंग टू बी अकोमुलेटेड। तो प्रैक्टिकल पर्पज के लिए 5 टाइम कांस्टेंट के बाद का जो ड्यूरेशन है, क्योंकि इसके बाद तो जो चार्ज अकोमुलेट हो रहा है वो तो बहुत कम हो रहा है ना, तो प्रैक्टिकल पर्पज के लिए 5 टाइम कांस्टेंट के बाद के ड्यूरेशन को हम लोग जो है वो स्टेडी स्टेट मान लेते हैं। ठीक है, फॉर Yes, sir. प्रैक्टिकल पर्पज time after 5 time constant is assumed as steady state। ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो फर्दर चार्ज आएगा कैपेसिटर के प्लेट पे वो चार्ज बहुत माइन्यूट होगा एज कंपेरिजन टू जो टोटल चार्ज उस पे आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद का ड्यूरेशन हम लोग स्टेडी स्टेट की तरीके से एज्यूम करके डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है ना, और ये देखो तो 5 टाइम कांस्टेंट भी जो है वो कुछ मिली सेकेंड में ही मिलेगा। मान लो कि 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटेंस है, तो 1 मिली सेकेंड तो टाइम कांस्टेंट हो गया, तो 5 मिली सेकेंड के बाद स्टेडी स्टेट हो जाएगा। ठीक है ना, Yes, sir. तो 5 टाइम कांस्टेंट के बाद स्टेडी स्टेट हम लोग अपने उस कैपेसिटर के लिए एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, जो भी प्रैक्टिकली डिस्कशन के लिए हमको मिलेगा। लेकिन अगर कहीं पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि थ्योरेटिकली कब होगा, तो थ्योरेटिकली स्टेडी स्टेट विल बी एट टी इक्वल्स टू इंफिनिटी। ठीक है क्या भाई, Yes, sir. क्योंकि अगर तुम ग्राफ बनाते हो अगर मान लो कि तुम ग्राफ बनाओ कि चार्ज कैसे अकोमोलेट हो रहा है, तो क्यू तुम्हारा मिला था जीटा सी 1 - e⁻ का T/RC। दिस वाज द चार्ज एट द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो करंट लिखना चाहेंगे या डीक्यू dt लिखेंगे तो क्या मिलेगा, डिफ्रेंशिएट करके बताना भाई कोई। इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, जीटा सी एंड आर आर कांस्टेंट, बताइए क्या मिलेगा। कोई नहीं बोल रहा है, कोई मुश्किल चीज पूछ दी क्या। So zeta by r into e raised to the power minus t by rc. हम्म
तो डिफरेंशिएट करोगे भाई, जीटा सी ये तो कांस्टेंट है, बाहर रह गया, ये e टू द पावर माइनस का t बाई आर सी, e टू द पावर माइनस का t बाई आर सी, चेन रूल से डिफरेंशिएट करोगे, मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 1/RC, ये आएगा। यस यानी सर। कि ये हो जाएगा Yes, sir. जीटा बाई आर e टू द पावर माइनस का t बाई आर सी। तो ये करंट भी हो गया, dq dt की इंफॉर्मेशन भी बन गई। dq dt पॉजिटिव है भाई थ्रू आउट द इंटरवल, और डबल डेरिवेटिव कर दो dq d2 q dt2, तो ये हो जाएगा माइनस का जीटा बाई आर स्क्वायर सी e टू द पावर माइनस का t बाई आर सी, विच विल बी निगेटिव, है ना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव और सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव हो तो उसका ग्राफ आपको मालूम है कैसा बनता है भाई, इंक्रीजिंग ऊपर की तरफ कॉन्वेक्स, है ना। t बराबर 0 Yes, पे sir. चार्ज 0 था, तो ग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, इंक्रीजिंग कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड का ग्राफ, और ये जाकर के जीटा सी वाली लाइन को टच करेगा कहाँ पे, t इक्वल्स टू इंफिनिटी पे। ठीक है, तो ये जीटा सी जो हो गया वो हमारे इस कर्व का एसिम्पटोट हो जाएगा। ठीक है, और चार्ज का वेरिएशन जो कैपेसिटर के प्लेट पे होगा वो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ होगा। इसमें ये एक टाइम कांस्टेंट वाला डाटा भी याद रखना है, तो इसी ग्राफ में बना दे रहे हैं। t इक्वल्स टू RC पे जो चार्ज होगा वो तुम्हारा 63% यानी कि 0.63 ऑफ जीटा सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक टाइम कांस्टेंट में 50% से ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, और 5 टाइम कांस्टेंट के बाद ऑलमोस्ट स्टेडी स्टेट हो जाती है। तो ये ग्राफ भी आपको ध्यान में रखना है विद दीज टू डाटा। आफ्टर 1 टाइम कांस्टेंट चार्ज जो होता है 0.63 ऑफ जीटा सी, जो मैक्सिमम है उसका। ठीक है भाई। यस सर। और करंट का इंफॉर्मेशन जो आया दैट इज जीटा बाई आर e टू द पावर माइनस का t बाई आर सी। इस एक्सप्रेशन को देख के बताइए कि t इक्वल्स टू 0 पे करंट कितनी होगी भाई, एनी वन ऑफ यू। T by R. जीटा बाई आर, है ना। एट t इक्वल्स टू 0 I will be maximum, है ना। Yes sir. तो जीटा बाई आर के बराबर होगा। प्रैक्टिकली भी आपको दिखता है कि t बराबर 0 पे कैपेसिटर चार्ज नहीं है, तो पूरा का पूरा वोल्टेज अवेलेबल है करंट के लिए, तो मैक्सिमम होगी करंट। और जैसे जैसे चार्ज एक्यूमुलेट होता जाएगा वैसे वैसे करंट कम होती जाएगी। एट t इक्वल्स टू RC जो I की वैल्यू होगी वो जीटा डिवीजन में ER हो जाएगी। Yes sir. तो और 1/E की वैल्यू अभी आपने निकाला ही था 0.37 के आसपास, यानी कि मैक्सिमम का केवल 37%, है ना। एक टाइम कांस्टेंट के बाद सर्किट में जो करंट होगी वो केवल 37% ऑफ द मैक्सिमम होगी। ठीक है, और आफ्टर 5 टाइम कांस्टेंट इट विल बिकम निग्लिजिबली स्मॉल। आफ्टर 5 टाइम कांस्टेंट it will become negligibly small। ठीक है, यानी कि मान लेंगे कि कोई करंट नहीं है। ठीक है ना, 5 टाइम कांस्टेंट के बाद अज्यूम कर लेंगे कि कोई करंट नहीं है प्रैक्टिकली।
थ्योरेटिकली करंट जीरो कब होगी? इन्फिनिटी। टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, है ना। टी की जगह पे यहाँ पे इन्फिनिटी रखोगे तो आई की वैल्यू जो है वो जीरो मिलेगी। ठीक है, तो थ्योरेटिकली स्टेडी स्टेट इन्फिनिटी पे है, क्योंकि करंट जीरो होना ही बताया है आपको स्टेडी स्टेट, या फुली चार्ज हो कैपेसिटर तो उसको स्टेडी स्टेट बताया है। तो दोनों तरीके से वेरीफाई हो गया कि फुल्ली चार्ज यानी कि मैक्सिमम चार्ज टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे हो रहा है, और जीरो करंट जो सर्किट में हो रही है वो टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे हो रही है। प्रैक्टिकली ये 5 टाइम कांस्टेंट के बाद मान लेते हैं। ठीक है, यस सर। अब इसका भी ग्राफ आपको ध्यान में रखना है। ग्राफ बनाएगा क्या कोई? आई का ग्राफ बनाओ तो जरा तुम लोग। आई का ये फंक्शन है, याद रखना है। आई इक्वल्स टू जीटा बाई आर ई टू द पावर माइनस का टी बाई आर सी, ये फॉर्मूला है, ये याद रखना है। ग्राफ बनाओ तो जरा। डी आई डी टी करो। डी आई डी टी क्या मिलेगा भाई? डी आई डी टी की वैल्यू कौन बताएगा इधर में? अलग बताओ डी आई डी टी की वैल्यू। अलग कौन कौन बताएगा? हाथ उठाइए जरा। अभी भी 3 ही लोगों का हाथ उठ रहा है। अरे थोड़ा ध्यान दिया करो यार तुम लोग। ये देखो डी आई डी टी की वैल्यू यहाँ निकाल कर दी है पहले से, है ना। डी टू क्यू डी टी टू, यही तो डी आई डी टी है। यस सर। तो पहले से ही डिफरेंशिएट करके लिख के रखा है, फिर पूछ रहे हैं तो तुम लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। खाली छपाई कर रहे हो, ध्यान भी लगाया करो भाई। माइनस का जीटा बाई आर स्क्वायर सी ई टू द पावर माइनस का टी बाई आर सी, ये डी आई डी टी होगा, निगेटिव होगा, है ना। निगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग, और डबल डेरिवेटिव करेंगे तो पॉजिटिव होगा। हाँ, डी टू आई डी टी टू कर देंगे तो फिर से माइनस का 1 आर सी आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। जीटा बाई आर स्क्वायर सी ई टू द पावर माइनस का टी बाई आर सी, और इसमें मल्टीप्लाई माइनस का 1 बाई आर सी हो जाएगा फिर से चेन रूल से। तो ये हो जाएगा जीटा अपन आर क्यूब सी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस का टी बाई आर सी ना। तो ये पॉजिटिव हो गया, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निगेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, मतलब डिक्रीजिंग और ऊपर की तरफ कॉनकेव ना ग्राफ। यस सर। तो Yes, ये यहाँ से जो कि जीटा बाई आर है, यहाँ से तुम्हारा ग्राफ शुरू होगा और घटता हुआ ऊपर की तरफ कॉनकेव शेप बना दो, और ये जाकर के इस टाइम एक्सिस को कहाँ टच करेगा? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी। ठीक है, उसके पहले टच नहीं कराना इन्फिनिटी पे। और 1 टाइम कांस्टेंट के बाद चार्ज करंट कितनी रह जाएगी? 0.37 जीटा बाय आर। केवल 37%, 0.37 ऑफ जीटा बाई आर। ठीक है, ये करंट कैसे वैरी करेगा हमारे कैपेसिटर वाले आर्म में, उसका ये ग्राफ हो गया। ये करंट का फंक्शन हो गया जो याद रखना है। एक टाइम कांस्टेंट के बाद करंट कितनी होगी ये भी याद रखनी है।
तो इधर में मेनली आपको 2 पॉइंट ये याद रखना है, करंट वाला फंक्शन और एक टाइम कांस्टेंट के बाद करंट कितनी है, और दूसरा चार्ज का फंक्शन और एक टाइम कांस्टेंट के बाद चार्ज कितना है उसका इंफॉर्मेशन। ये इतनी चीज आपको 4 पॉइंट इधर में याद रखनी है, ठीक है। ये निश्चित रूप से याद रखनी है इतनी तो, और पूरी वर्किंग ध्यान में रहे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। यस सर। Yes, sir. तो ये हो गया कि चार्ज कैसे कैसे हमारे कैपेसिटर पे आएगा समय के साथ, उसका इंफॉर्मेशन। अब डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कैसे होगा उसकी बात कल करेंगे, और फिर हम लोग आगे की प्रॉब्लम्स बनाएंगे, ठीक है। यस सर। Yes, sir. डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर डिस्कस करने के बाद ये चैप्टर का थ्योरी पार्ट खत्म हो जाएगा, तो हम लोग केवल प्रॉब्लम करते रहेंगे, ठीक है ना। आप एक्सरसाइज बनाना शुरू कर दो, 2 दिन हम प्रॉब्लम कराएंगे, फिर आप अपने प्रॉब्लम पूछना, ठीक है। यस सर। Yes, sir. थैंक यू सर। ओके बेटा।